आदाब नाजरीन, आपका दोस्त बशारत राथर द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़िला के नायब सदर मोहम्मद फ़ारूक इनकलाबी साहब व सरपंच पंचायत हल्का लोअर केवल के। कल जिस तरीक़ाकार से बुदल के अंदर एक नई चीज़ हम सबको देखने को मिली कि बुदल की तामीर व तरक्की और खुशहाली के हवाले से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओहदेदार लोग थे, उन सब लोगों ने मिलजुल कर एक फ़ैसला किया कि हम सबको बुदल की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। पिछले 50 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो गुज़र चुका है और बुदल की तहसील का चर्चा जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने इलेक्शन के आते समय लोगों को बुदल तहसील के हवाले से ख्वाब दिखाए और इलेक्शन को जीत जाने के बाद वो ख्वाब जो है वो सारे के सारे कहीं चकनाचूर हो गए और आने वाले असम्बली इंतखाबात की कहीं चहमुगियाँ जो होती जा रही हैं और फिर एक बार बुदल की आवाम को गुमराह करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के हवाले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद फ़ारूक इनकलाबी साहब। इनकलाबी साहब, खैर मकदम है आपका द डिस्पैच में। जी बहुत बहुत शुक्रिया बशारत साहब। इनकलाबी साहब, जिस तरीक़ाकार से आपने बुदल कल एक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी वर्कर थे या ओहदेदार लोग जो थे वो इकट्ठे हुए एक बैनर तले, जिसमें आप भी वहाँ मौजूद थे, उसमें बीजेपी की बात करें, एनसी की बात करें, पीडीपी की या कांग्रेस की हम बात करें, तो सब लोगों ने मिलजुल कर एक बैनर तले ये कहा कि हम बुदल की तामीर व तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात करेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखें, जो हमारी कल ऑल पार्टीज़ मीटिंग थी वर्कर्स की बुदल में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वकार लोन साहब थे, बीजेपी की तरफ से मंजूर नाइक साहब थे, इसी तरीके से पीडीपी की तरफ से वहाँ पे मैं मौजूद रहा और भी दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे वाबस्ता जितने भी बुदल के लोग थे वहाँ पे मौजूद थे उस मीटिंग में। और हमारा जो मेन मकसद था उस मीटिंग का वो ये था कि हम बुदल को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हम खुद सियासी लोग दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आके बुदल की आवाज़ को जो है वो बुलंद करना चाहिए और बुदल के जितने भी हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में कल जो हमारी मीटिंग हुई है बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही है और हमने अपने बुदल के जितने भी मसाइल हैं उनको डिस्कस किया है और किस तरीके के साथ उन मसाइल का हल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से करवाना है उस पर हमने गौर खोज किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पे लीडर्स वर्कर्स मौजूद थे, सभी लोगों ने बाइत्फाक़ राय ये फ़ैसला किया है कि बुदल का कोई भी मसला हो उसमें हम सब लोगों ने पार्टी सियासत से ऊपर उठ के इकट्ठे हो के बात करनी है, तभी जाके बुदल के मसाइल जो हैं उनका हल किया जा सकता है। जी इनकलाबी साहब, जिस तरीक़ाकार से 1935 की अगर हम बात करें, उस वक्त जम्मू कश्मीर जो थी वो तो हिंदुस्तान उस वक्त जम्मू कश्मीर जो थी वो आज़ाद रियासत थी, यहाँ जागीरदाराना निज़ाम जो था, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम तो ज़रूर था, उसको 1947 में आज़ादी मिली, उससे कबल जो है वो बुदल को तहसील का दर्जा हासिल था। ताहम 1968 की बात करें बुदल में तहसील थी। उसके बाद 1971 में बुदल की जहाँ प्रमोशन होने के बजाय उसकी तरक्की होने के बजाय उसको डिमोशन मिली, उसके साथ जो है सुतीला सलूक किया गया और आज तक जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमने सबका हुकूमतों की भी बात करें या मौजूदा सियासी लोगों की बात करें, तो जब इलेक्शन की बात आती है तो हर शख्स की नज़र जो है वो बुदल पे होती है कि बुदल की आवाम को किस तरीके से गुमराह किया जाए, किस तरीके से लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में हमें वोट मिले और उसके बाद वो लोग बुदल के साथ जो है वो सुतीला सलूक। इसके हवाले से आपका क्या कहना? मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद जिस तरीके के साथ मुल्क ने तरक्की की है, अलग अलग रियासतों में, अलग अलग अजला में और छोटे मोटे गाँव भी जो हैं वो भी इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, उसके लिहाज से अगर हम देखेंगे तो बुदल बहुत पीछे है। और इसका वाहिद कारण यही रहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत में आई हैं, पावर में आई हैं, उन्होंने बुदल के साथ नाइंसाफ़ी की है। इंतखाबात से पहले बुदल की आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े, कभी कोई तहसील के नाम पे, कभी बुदल से शुपियन रोड के नाम पे, इस तरीके के साथ यहाँ से लोगों से वोट जो हैं वो लिए जाते थे। लेकिन जो ही इंतखाबात ख़त्म होते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है वो भी भूल जाते हैं और जो लोग अपोजिशन में बैठते हैं वो भी बुदल की बात करना भूल जाते हैं। तो बुदल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो आपने तहसील का इशू जो है उस पर आपने जो डिस्कस किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 1968 में
बुद्दल में तहसील हुआ करती थी और 1971 के एंडिंग में लगभग बुद्दल से तहसील हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट किया गया। उसमें भी कहीं ना कहीं सियासत इन्वॉल्व थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि वो अपनी सियासत का जो सेंटर पॉइंट है वो एक जगह बनाना चाहते थे। बुद्दल को उस वक्त नज़रअंदाज किया और आज बुद्दल इतना पीछे है कि अगर 1971 में यहाँ पे तहसील थी 1971 तक, तो आज जो है बुद्दल ज़िला होना चाहिए था, बुद्दल को ज़िला का दर्जा मिलना चाहिए था। लेकिन बुद्दल के लोगों की बदकिस्मती ये है कि आज हमें बुद्दल में नायब तहसीलदार भी नहीं है और उस नायब तहसीलदार के लिए भी हमें लगातार 1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और 1.5 साल के बाद जाके जद्दोजहद के बाद, बुद्दल के लोगों की जद्दोजहद के बाद हमें नायब तहसीलदार मिला है और अभी उसने भी बुद्दल में ज्वाइन नहीं किया है। और सिर्फ ये तहसील की बात नहीं है कि तहसील नहीं है और बुद्दल के साथ नाइंसाफ़ी है, बुद्दल के साथ और बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं। आप बुद्दल में जाएंगे, यहाँ के बुज़ुर्ग देखेंगे आप, मैक्सिमम दिन को हमारे साथ बुज़ुर्गों की मुलाकात होती है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। यहाँ के हैंडीकैप फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन्स जो हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है। यहाँ की हमारे जो बेवा औरतें हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है टाइम पे, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी तक लगी नहीं है। बुद्दल में और बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोज़गारी का मसला है, किसी किस्म का बुद्दल में कोई आपको इंडस्ट्री का यूनिट नहीं दिखाई देगा जहाँ पे बेरोज़गार बच्चे जो हैं अपना रोज़गार कमा सकें। आप बुद्दल में जाएंगे, यहाँ के जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वहाँ पे आसानी से बुद्दल में यूथ को जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन फराहम नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। पानी की जो इस वक्त परेशानी है लोगों को, पीने का साफ़ पानी नहीं है। बिजली आप देखेंगे तो बुद्दल में 24 घंटे में से ज़्यादा 6 घंटे बिजली रहती है और बिल जो है लोगों के घरों में 300, 400, 500 के करीब मंथली जो बिल आते हैं। इनकलाबी साहब, बात हम तहसील के हवाले से थोड़ी करना चाहेंगे कि जिस तरीक़ाकार से अब जो है एक बार फिर सियासी माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है बुद्दल की तहसील को लेके। हम असम्बली हल्का दरहाल बुद्दल की अगर हम बात करें, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान जो लोग हैं या लीडर लोग जो हैं या उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खैर ख्वाह लोग हैं, वफ़ादार लोग हैं, वो लोगों के साथ गला फाड़ फाड़ करके चीखो पकार के कहते हैं कि बुद्दल को तहसील का दर्जा हमने दिलवाया है। उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में 600 से ज़ायद यूनिट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में दिए गए थे, नए इंतज़ामी यूनिटों का क़याम अमल में लाया गया था। बदकिस्मती से बुद्दल में तहसील नहीं थी और आपने अपने सर पे काला पटका बांध कर, या एक कफन भी हमने देखा वो भी बांध कर, आपने बुद्दल की जदोजहद उस सर्दी के मौसम में आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए बुद्दल की आवाज़ को बुलंद किया। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी और उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक आर्डर निकाला। अगर वो आर्डर जीएडी डिपार्टमेंट से निकला है या गवर्नमेंट की उस वक्त की हुकूमत ने वो निकाला है, वो आर्डर कहाँ है? नंबर एक, अगर तहसील है तो तहसीलदार कहाँ है? दो बातें। अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत सबका दौर में रही, उनके यहाँ के कंटेस्टिंग एमएलए ने भी लोगों के साथ वादा किया कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो बुद्दल को तहसील मिलेगी। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फ्रंट पे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारकुनान जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो खैर ख्वाह है, वो ये उनका कहना है कि डीलिमिटेशन कमीशन के बाद जो है, हदबंदी के बाद बुद्दल को तहसील मिलेगी। इस सारी चीज़ों को लेके बुद्दल की आवाम को कब तक जो है या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या उनकी इस वफादारी का सबूत उन्हें जो है वो कब दिया जाएगा? मैं तहसील के हवाले से और 2014 का जो हमारा प्रोटेस्ट रहा, जब रियासत जम्मू कश्मीर में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम किए गए, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत यहाँ पे थी और बुद्दल को उस वक्त नज़रअंदाज किया गया था। उस वक्त बुद्दल के लोगों ने इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो था गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यहाँ पे बुद्दल में 12-13 दिन लगातार वो चलाया था। उसमें मैंने लीड किया था उस प्रोटेस्ट को और मैं लगभग 12-13 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 217 और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो कायम किए थे, जिसमें बुद्दल का नाम सर फहरिस्त था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि उस वक्त अजाज़ खान साहब जो थे वो कैबिनेट में थे और आप समझ सकते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक बहुत ही मजबूत शख्स था जिसने उस वक्त उस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। वो इसलिए कि अगर ये आर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है, बुद्दल को अगर तहसील मिल जाती है, बुद्दल को तहसीलदार मिल जाता है, तो इसका क्रेडिट जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा और हमारा बुद्दल जो है ये सियासत का शिकार बना। ये जो तहसील आज तक हो जानी थी ये सियासत का शिकार बनी। यानी अगर एक कोई शख्स मेहनत करता है तो दूसरा चाहता है कि ये ना हो।
اگر یہ ہوگا تو اس کو کریڈٹ مل جائے گا. اس کے بعد جب مفتی صاحب کی حکومت آئی تو الیکشن سے پہلے ہی چونکہ میں پی ڈی پی میں تھا تو مفتی صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی. بدل تحصیل کو لے کے مفتی صاحب نے کمٹمنٹ کی کہ جو ہی ہماری گورنمنٹ بنے گی ہم 2.5-3 مہینے کے اندر جو ہے بدل میں تحصیلدار بٹھائیں گے اور میں محبوبہ جی کو بدل بھیجوں گا. محبوبہ جی خود انوگریشن کریں گے آفس کا اور تحصیلدار کو بٹھا کے آئیں گے. یہ آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہماری بات ہوئی ہے. اور جو ہی پی ڈی پی کی حکومت آئی اس کے بعد 2-3-4 مہینے لگاتار میں جموں جاتا رہا. ہم مفتی صاحب کو بھی اپنی بات جو بتاتے رہے, محبوبہ جی کو بھی اپنی بات بتاتے رہے. لیکن بدل کی عوام جو ہے بخوبی جانتی ہے کہ اس وقت بھی ہمارے بدل سے ہمارا نمائندہ ایک طاقتور شخصیت بن کے سامنے آیا. وہ کیبنٹ منسٹر تھا تو اس نے ہمارا وہ آرڈر جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. ہم نے اس کے پاس لگ بھگ بھی 6 مہینے میں خود گیا ہوں کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں. وہ جو 217 نئے یونٹ بنے تھے بدل میں تحصیلدار بٹھائیں اور لاسٹ میں ہمیں یہ جواب ملا کہ یہ سیاسی وعدے ہوتے ہیں, کچھ پورے ہوتے ہیں, کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جواب ملا کہ بدل کو تحصیل کا درجہ نہیں ملنا ہے. تو وہی ایک وجہ تھی تب میں نے پی ڈی پی سے ریزائن کیا تھا, کیونکہ وہ شخص جب تک پی ڈی پی میں تھا تو میں پی ڈی پی میں واپس نہیں گیا. آج وہ شخص آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, اس وقت وہ اپنی پارٹی میں ہے. آج بھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بدل کو تحصیل کا درجہ ملے. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکرز, لیڈرز, ان کے جو ہائی کمانڈ کے لیڈرز ہیں, اگر وہ یہ بات کہتے ہیں, کیونکہ اب ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیوقوف بنایا ہے. اور اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بدل کو تحصیل کا درجہ ہم الیکشن سے پہلے دیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم بھی ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری کھوئی ہوئی پہچان کو واپس دلایا ہے. اگر بدل کو تحصیل کا درجہ ملتا ہے صحیح معنوں میں, تو اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے والی پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو بیوقوف بناتی رہی ہیں, اور آپ بھی اگر وہی بنانا چاہتے ہیں کہ صرف الیکشن کے قریب کسی تحصیلدار کو بدل میں بھیجیں گے اور الیکشن کے دوسرے دن واپس چلا جائے گا, تو پھر میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس تحصیلدار کو اپنے پاس رکھیں گے. ہمیں ویسے تحصیلدار کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فل فلیج بدل میں تحصیل کی ضرورت ہے جس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ٹریزری بھی ہو, اور اس کے ساتھ جتنے بھی دیگر محکمہ جات جو آتے ہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ وہ سارے بدل میں ہونے چاہیے. انقلابی صاحب, ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے 2 سوال صرف آپ سے اور جاننا چاہیں گے. جیسا کہ بدل کے حوالے سے آپ نے تحصیل کے حوالے سے بات کی, اب مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کا علاقہ ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت جموں کشمیر میں اس وقت موجود ہے, اور جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر جو ہیں وہ اس کا کام کاج جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت بدل کو تحصیل کا درجہ دے دیتی ہے تو آنے والے اسمبلی انتخابات میں اس کے نتائج کیسے ہوں گے, اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے وہ زمین جو ہے وہ کتنی زرخیز ہوگی؟ دیکھیں, بدل کے لوگوں کی دیرینہ مانگ ہے پچھلے لگ بھگ 60 سالوں سے. آپ یہ مان کے چلیں کہ 30 اور 50 سالوں سے بدل کے لوگوں کی ایک ہی مانگ رہی ہے کہ ہماری تحصیل ہمیں دی جائے, ہمیں تحصیل دی جائے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی, وہ بی جے پی ہو, نیشنل کانفرنس ہو, کانگریس ہو, پی ڈی پی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو زمینی سطح پہ فائدہ ہوگا ہی. اس بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ لوگ کام دیکھتے ہیں. اور اگر بدل کو بی جے پی ہی تحصیل کا درجہ دلواتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رہے گا, سمپیتھی رہے گی کہ ہمیں 50 سال تک اگر تحصیل نہیں ملی, آج ملی ہے, تو جس پارٹی نے دلائی ہے تو تھوڑا بہت اس کا شکریہ ادا کرنا ہے, تو ان کو فائدہ تو پولیٹیکلی ہوگا ہی. جی انقلابی صاحب, لاسٹ میں جس طریقہ کار سے جموں کشمیر کے باقی اضلاع کی اگر ہم بات کریں تو تعمیر و ترقی جو ہے وہ کافی ہم سب کو دیکھنے کو آئے روز سوشل میڈیا, الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے. سابقہ حکومت کے دوران ایک سروے کروایا گیا تھا بدل سے شوپیاں روڈ کے لیے, جس کا کوئی 92 کلومیٹر سم کچھ رہا اس کا سروے ہوا تھا, اور کروڑوں روپے اس کا ایک پروجیکٹ تھا, اور لاکھوں روپے اس کے سروے پہ بھی جو ہے وہ خرچ کیے گئے. تاہم 370 اور 35 سے نہ رہا. جموں کشمیر میں بدقسمتی کی بات جو ہے, اور سب کچھ چلے جانے کے بعد ابھی تک وہ پروجیکٹ جو ہے اس تعطل کا شکار ہے, اس پہ کام کاج جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہماری ریاست یو ٹی بنی ہے, یہ والا پروجیکٹ نہیں بلکہ ریاست کے تمام جتنے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ تمام کے تمام بند پڑے ہیں. جس قدر فنڈز آنے چاہیے تو اس قدر فنڈز نہیں آتے ہیں. اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے کروڑ, اتنے ارب, اتنے ہزار کروڑ جموں کشمیر کے لیے فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں, لیکن زمینی سطح پہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں
कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि आप वहाँ पे जो भी काम करते हैं, जो भी आपके सर्कुलर्स ऑर्डर्स निकलते हैं, जो पब्लिश होते हैं अलग अलग अखबारात में, तो वो बाकायदा तौर पे ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी जाके कुछ तरक्की होगी। वरना सिर्फ अखबारों में पब्लिश करने से, एडवर्टीज़मेंट से ग्राउंड पे जो है वो तरक्की नहीं होगी, तब्दीली नहीं आएगी। और उससे ये होता है कि लोगों में गुस्सा होता है कि हमारे ये तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मुकम्मल क्यों नहीं किए जाते। अगर स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन्स रखा जाता है, उसके बाद वो काम मुकम्मल क्यों नहीं होता है। उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने अरसे में ये काम मुकम्मल करना है, लेकिन सालों लग जाते हैं, वो काम वहाँ का वहाँ रहता है। तो मेरी LG इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि आप जो भी जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं तो उनको मुकर्रर वक्त में कंप्लीट भी करवाएं, तब जा कर के लोगों को सरकार पे जो है वो भरोसा कायम रहेगा। वरना आहिस्ता आहिस्ता आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता सरकार से तंग आ रहे हैं। और इनके फंक्शंस होते थे, हज़ारों की तादाद में भीड़ होती थी, और अब आप देखेंगे कि ये बड़ी मुश्किल से अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग नहीं जाते हैं, फिर इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बुलाने पड़ते हैं। इनके जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे फंक्शंस होते हैं वहाँ पे फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बुला के तो मीडिया को बताते हैं कि लोग हमारी सरकार पे खुश हैं, हमारे कामकाज पे खुश हैं। तो लिहाजा LG साहब को चाहिए कि वो ज़मीनी सतह पे काम करवाएं, लोग खुश होकर आपके फंक्शंस में आएँ, न कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा करके फंक्शंस करने पड़े। इनकलाबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए एक बार फिर आपसे जो है दोबारा कहना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनकलाबी साहब ने अशारतन जो है वो दबे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि खुले लफ्ज़ों में कहा है कि अगर बुद्दल की खोई हुई शनाख्त को बहाल किया जाता है तो आने वाले वक्त के अंदर जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम बात करें तो उनके लिए एक खुशकिस्मती का एक अच्छा मौका जो है वो बुद्दल की आवाम के लिए होगा कि बुद्दल को तहसील मिले और उससे रिज़ल्ट जो है वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में मिलेगा। आने वाले असम्बली इंतखाबात में इसका जो है वो मंजर जो है वो हम सबको देखने को मिलेगा। आप देखते रहें द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बनाए।